सेक्शन में लॉ के टॉपिक अपन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को आप लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक स्टडी किया था वो था ऑफर का मीनिंग और ऑफर की फीचर्स, कि सर ऑफर किसे कहते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस। तो आपने बताया था ऑफर का मीनिंग है कि जब कोई एक पर्सन अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है किसी दूसरे पर्सन के सामने, किसी दूसरे पर्सन के सामने जब अपनी बातें जाहिर करता है, या तो टू डू समथिंग या फिर टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। और इंटेंशन क्या है कि जिसके सामने आप अपना विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी जो ऑफरी है वो भी आपको कंसेंट दे उस एक्ट को करने में, या उस नॉट टू डू एक्ट को भी नहीं करने में आपको समर्थन दे। तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है, दिस इज कॉल्ड ऑफर। क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट तभी बनेगी जब सबसे पहले ऑफर तो हो, ऑफर फिर एक्सेप्ट होगा, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कवर हो। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को ध्यान होगा अपन ने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी ऑफर का मीनिंग पढ़ा था, और उसके बाद में फिर अपन ने ऑफर की कुछ फीचर्स पढ़ी थी। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज एक बार आप अपने स्टडी मटेरियल पर आए कि बाय द एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, कल आपने ऑफर की डेफिनेशन को एनालिसिस किया था। तो ये कुछ फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स, वैलिड ऑफर तभी होगा जब वो इन सभी कंडीशंस को पूरा करे। पहली कंडीशन थी, जो फर्स्ट कंडीशन, कि जो भी पार्टी ऑफर दे तो वो अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करे, या तो टू डू समथिंग या फिर नॉट टू डू समथिंग। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कि ऑफर कैन बी पॉजिटिव और ऑफर कैन बी नेगेटिव। ऑफर टू परफॉर्म समथिंग भी हो सकता है या फिर नॉट टू परफॉर्म भी हो सकता है। तो ये दो टॉपिक अपने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। अब एक चीज आप ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है ना। अब नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक अनिल नाम का पर्सन है, एक अनिल नाम का पर्सन है, उसने ऑफर दिया। तो जो पर्सन ऑफर देगा वो ऑफर कहलाएगा ना। तो अनिल ने ऑफर दिया, अनिल का एक मिलने वाला है, एक जानकार है जिसका नाम है सुनील। तो अनिल ने सुनील को ऑफर दिया तो सुनील ऑफरी हुआ। इसको ऑफर दिया अनिल ने कि मैं मेरी कार और 5 लाख रुपीज में आपको सेल करना चाहता हूं। यानी अनिल के पास एक कार है और ये कार अनिल किसको सेल करना चाहता है? सुनील को। और कितने रुपए में? 5 लाख रुपीज में। तो अनिल ने जैसे मान लो अभी ऑफर दिया, आज मान लो आप जैसे 29 दिसंबर 2020 को अनिल ने ऑफर दिया। ऑफर किसको दिया? सुनील को, कि मैं एक मेरी कार है जिसको 5 लाख रुपीज में आपको सेल करना चाहता हूं। ठीक है। और ऑफर में ये भी लिख दिया, अब जो बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। उस ऑफर में ये भी लिख दिया कि विद इन 10 डेज, यानी आपको ऑफर मिलते ही विद इन 10 डेज या तो सुनील उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे। यदि 10 डेज में सुनील कुछ नहीं बोलेगा, यदि 10 डेज में सुनील ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, तो यह मान लिया जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। से सुनो, अनिल ने अपने ऑफर में क्या लिख दिया टर्म्स में, कि सुनील के पास यानी ऑफरी के पास 10 डेज का टाइम है। 10 डेज में सुनील को या तो ऑफर एक्सेप्ट करना है तो उसकी रिप्लाई देनी है, और रिजेक्ट करता है तो भी रिप्लाई दे। यदि सुनील 10 डेज में कुछ नहीं बोलता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ये आपने पर्टिकुलर उसमें कंडीशन ऐड कर दी, यानी रिप्लाई देना कंपलसरी है। यदि रिप्लाई नहीं दिया तो ऑफर की एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। तो आप बताइए क्या ये कंडीशन सही है? ये तो एक तरह से कंपल्सन हो गया सुनील के लिए रिप्लाई करना। कई बार होता है ना, कई चीज अपने को पसंद नहीं होती तो अपन कुछ भी जवाब नहीं देते, मना भी नहीं करते तो कुछ जवाब नहीं देते, तो मना हो गया अपने आप। और यहां पर आप तो उसको उल्टा टर्म्स कंडीशन लगा रहे हो, यानी आपने अपने ऑफर में ऐसी टर्म्स लिखी हैं कि जिनको यदि फॉलो नहीं किया तो ऑफर की एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। यानी यदि ऑफरी रिप्लाई नहीं करेगा तो यह मान लिया जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। यानी ऐसी कंडीशन
जिसको फॉलो नहीं करने से ऑफर को एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। ये आप यदि कोई टर्म्स कंडीशन में लिखते हो तो फिर आपका ऑफर वैलिड नहीं, ये वैलिड नहीं है। तो देखिए आज बेटा अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है, अपना नेक्स्ट पॉइंट है, वो यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, कि ऑफर में कोई भी ऐसी टर्म कंडीशन नहीं होनी चाहिए द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, जिसको फॉलो नहीं करना एक्सेप्टेंस बन जाएगा। यानी आप अपने ऑफर में ये टर्म्स कंडीशन में लिख रहे हो कि ऑफरी को विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज, जो भी रीजनेबल टाइम दिया है कि इतने दिन में रिप्लाई जरूर करना है। चाहे तो ऑफर को रिजेक्ट कर दो लेकिन रिप्लाई करके जरूर बताओ। यदि ऑफरी रिप्लाई नहीं करेगा तो ये मान लिया जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसी टर्म्स कंडीशन लिखना वैलिड नहीं है, क्योंकि रिप्लाई करना है या नहीं करना ये ऑफरी की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। किसकी डिस्क्रिशनरी मतलब ऑप्शनल है। हो सकता है भाई उसको वो कार 5 लाख रुपीज में नहीं पसंद आ रही तो वो नहीं खरीदना चाहता, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो रिजेक्ट ही करे, वो कुछ नहीं बोलेगा। 10 डेज का टाइम दिया था, 10 डेज खत्म, ऑफर खत्म, तो अपने आप ना हो गई। लेकिन आप तो ये कंडीशन लिख रहे हो ऑफर में कि यदि 10 डेज में या 15 डेज में आपने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब कि आपका ऑफर एक्सेप्ट होगा। क्या ऐसी कंडीशन लिखना रीजनेबल है? क्या ऐसी कंडीशन लिखना वैलिड है? तो आप बोलोगे नहीं सर। तो कभी भी ऑफर में ऐसी टर्म्स कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसको एक्सेप्ट नहीं करने पर, जिन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करने पर ऑफर की एक्सेप्टेंस मान ली जाए, ऐसी टर्म्स कंडीशन कभी भी आपके ऑफर में नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये अपना जो एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं आप लोग कि वैलिड ऑफर बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो कल पहला पॉइंट था कि ऑफर में एक्सप्रेसली आपकी विलिंगनेस आपने एक्सप्रेस की हो। सेकेंड पॉइंट था कि ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, टू डू समथिंग, या ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है, नॉट टू डू समथिंग। और आज तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा है कि ऑफर में कोई ऐसी टर्म्स कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसकी नॉन कंप्लायंस, यानी जिस टर्म्स कंडीशन को नहीं मानने पर एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ऐसी कोई भी टर्म कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, ये ऑफर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। सर ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। आपने ऑफर लेटर लिख लिया, कई बार होता है ना किसी को आप ऑफर देना चाहते हो तो आपने मेल ड्राफ्ट करके रख लिया, मेल ड्राफ्ट करके रख लिया, या लेटर लिख लिया, इनवलप में उसको पैक कर लिया बट अभी पोस्ट नहीं किया, मेल ड्राफ्ट कर लिया बट उसको सेंड नहीं किया, तो ये ऑफर नहीं है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, क्योंकि जब ऑफर जाएगा ऑफरी के पास तभी तो ऑफरी एक्सेप्ट करेगा। बिना ऑफर के नॉलेज के, बिना ऑफर के नॉलेज के यदि कोई पर्सन उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है फिर, क्योंकि जब ऑफर ही नहीं दिया आपको तो आपने एक्सेप्ट कहां से किया? एक्सेप्टेंस तो तब आएगी ना, पहले ऑफर तो हो। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो पहले ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट हो, ऑफरी को पता हो कि हाँ ये ऑफर है, ये ऑफर की टर्म्स कंडीशन, फिर वो एक्सेप्ट करे, तब एग्रीमेंट फॉर्म होगा। बिना ऑफर के, बिना ऑफर के नॉलेज के यदि कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर वो वैलिड ऑफर नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल बताता हूं आप, ठीक है। एक अनिल नाम का पर्सन है, एक अनिल नाम का पर्सन है, ध्यान से सुनना प्लीज। ये एक अनिल नाम का पर्सन है, इसका एक लड़का है, ठीक है। जैसे मान लो मिस्टर एक्स, ये अनिल का बेटा है, ठीक। और ये कहीं खो गया, ये कोई मेले में या वैसे कहीं खो गया, ये नहीं मिल रहा। तो अनिल ने अपने सर्वेंट को बोला, अनिल के एक सर्वेंट
मिस्टर वाई। तो अनिल ने मिस्टर वाई को बोला कि भाई देखो, मेरा बेटा मिस्टर एक्स पिछले 4-5 दिन से नहीं मिल रहा, तो प्लीज आप ढूंढ के लेकर के आओ। तो मिस्टर वाई यानी सर्वेंट अपने मालिक के कहने के अकॉर्डिंग और उसके बेटे को ढूंढने चला गया। 2-5 दिन हो गए, मिस्टर वाई भी नहीं आ रहा, ढूंढने कहीं दूर चला गया, नहीं मिल रहा। अब अनिल को चिंता हो गई कि पता नहीं बेटा कहाँ गया। 8-10 दिन हो गई, सर्वेंट भी ढूंढने गया, वो भी नहीं आ रहा वापिस। इस बीच में अनिल ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया। हाँ, अनिल ने एक पब्लिक नोटिस दिया, एक एडवर्टाइजमेंट किया कि मेरा बेटा है जिसका नाम एक्स है और वो खो गया है, यदि किसी को भी मिली तो प्लीज मुझे हैंड ओवर करें और मैं उनको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, ठीक है, 1 लाख रुपए उनको पैसे मिलेंगे, 1 लाख रुपए ये अवार्ड करेगा, 1 लाख रुपए का अवार्ड देगा। ये अनिल ने ऑफर दिया है कि जो मुझे मेरा बेटा ढूंढ करके देगा मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और इसका नौकर पहले ही ढूंढने निकल गया। ध्यान से देखना, टाइमिंग्स नोट करना। अनिल ने एडवर्टाइजमेंट कब किया? जब नौकर को भी गए हुए 4-5 दिन हो गए, तब अनिल ने उसके पीछे से एडवर्टाइजमेंट कर दिया। अब वाई को नहीं पता कि ऐसी भी कोई एडवर्टाइजमेंट हुई है क्या, और जैसे एडवर्टाइजमेंट किया उसी दिन वाई को उसका बेटा एक्स मिल गया कहीं पर, तो वाई उसको लेकर के अनिल के पास आ गया। और वाई को नहीं पता, उसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, उसके पास ऑफर का नॉलेज नहीं है, और उसने मिस्टर एक्स को ढूंढ के लाके अनिल को दे दिया। अब यदि अनिल इसको इनाम नहीं दे तो क्या वाई केस कर सकता है? वाई बोल सकता है कि देखो आपने एडवर्टाइजमेंट किया था कि जो मेरे बेटे को ढूंढ करके देगा उसको आप 1 लाख रुपए दोगे, तो मैंने ढूंढ के दिया है ना। तो वाई ने वो एक्ट परफॉर्म किया है जो अनिल चाहता है, लेकिन ऑफर का नॉलेज नहीं है वाई को। बेटा समझना प्लीज, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो किया था ना वो वाई के नॉलेज में नहीं है। वाई जब चला गया था घर से, ऑलरेडी वो ढूंढने जा चुका है, उस वक्त ऑफर नहीं था, तो वो तो अपना एक्ट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद में आपने ऑफर दिया जिसका नॉलेज नहीं है मिस्टर वाई को, वो ऑफर वाई के नॉलेज में नहीं है क्योंकि आपने वाई को कम्युनिकेट नहीं कर रखा। और इस बीच यदि मिस्टर वाई को मिल गया तो मिस्टर वाई को उस ऑफर का नॉलेज ही नहीं है, और जब नॉलेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि कोई ऐसा ऑफर है क्या एग्जिस्टेंस में, उसने उस न्यूज़पेपर को पढ़ा ही नहीं, वो तो उसी माइंड से काम कर रहा है ना जैसे उस ऑफर से पहले से कर रहा था। इस ऑफर के आने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये ऑफर नहीं भी आता तो भी वह ये परफॉर्म करता। तो ऑफर का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दें आप। यदि कोई पर्सन ऐसा ही कोई एक्ट परफॉर्म करे जो आप चाहते हो, तो जरूरी नहीं वो हर बार एग्रीमेंट बने। आपने जब उसको ऑफर दिया ही नहीं, ऑफर ही नहीं है, तो एक्सेप्टेंस कहां से होगा फिर? तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यदि कोई पर्सन विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, वो एग्रीमेंट की ट्रांजैक्शन नहीं बनेगी, वो इस एक्ट में कवर नहीं होगी। तो देखना प्लीज, पढ़ते हैं इसको वापिस अपन इस पॉइंट पे आना कि एन ऑफर टू बी कंप्लीट, ऑफर कंप्लीट तभी होगा, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिस पर्सन को आप ऑफर दे रहे हो उसको वो कम्युनिकेट भी होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इस डेट को मैंने ऑफर दिया, इस डेट को उसको ऑफर मिला, फिर इसने एक्सेप्ट किया। ऑफर का कम्युनिकेशन कंपल्सरी है, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। यदि ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं तो यहां एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। आगे लिखा है कि अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड तो देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट, कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, ऑफर का नॉलेज ही नहीं है और यदि उसको कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, और ऐसा एक्सेप्ट करने से एक्सेप्टर को कोई भी राइट्स कन्फर यानी प्रोवाइड नहीं होते, कोई उसको राइट्स नहीं दिए जाते। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंपल्सरी, यदि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में ये वैलिड ऑफर नहीं। मैंने आपको ये जो अनिल का बेटा खो गया उसको सर्वेंट ढूंढने गया,
ये जो एग्जाम्पल दिया है ना, ये इस केस का एग्जाम्पल है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। तो ये केस हुआ था, इस केस में ये डिसाइड हुआ था। तो इसमें जो गौरीदत्त, जिसको हम जी नाम से जान लें, तो गौरीदत्त सेंट, गौरीदत्त अनिल की जगह था, यानी मैंने आपको एग्जाम्पल में जो अनिल है वो एक तरह से यहाँ पर अपने जो केस लो था उसमें कौन था, गौरीदत्त। तो गौरीदत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमन, इसके सर्वेंट का नाम लालमन है। तो गौरीदत्त ने अपने सर्वेंट को बोला टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू, इसका भतीजा खो गया था, कि आप उसको ढूंढ के लेके आओ। तो यानी यहाँ पर मालिक कौन है, गौरीदत्त, और उसका जो सर्वेंट है उसका नाम क्या है, लालमन। तो गौरीदत्त ने अपने सर्वेंट को बोला कि मेरा नेफ्यू खो गया है, तो प्लीज आप उसको ढूंढ के लेके आओ। ही देन अनाउंस दैट, और उसने जब वो लालमन चला गया उसके बाद उसने अनाउंस किया कि एनी बॉडी हु ट्रेस्ड हिज नेफ्यू वुड बी एंटाइटल्ड टू ए सर्टेन रिवॉर्ड, कि जो भी मेरे नेफ्यू को ट्रेस करेगा, ढूंढ के लेके आएगा, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट का इनाम मिलेगा। एल ट्रेस द बॉय, जो उसका सर्वेंट है उसने उस बॉय को ट्रेस किया, इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट, लेकिन उसको इस अनाउंसमेंट का कोई नॉलेज नहीं है। सब्सिक्वेंटली जब उसको बाद में पता चला उस रिवॉर्ड के बारे में, तो उसने अपने मालिक से बोला कि मालिक आपने इनाम की घोषणा की हुई है तो आप मुझे दो। तो यहां पर ही वॉज नॉट अनटाइटल, क्योंकि उसको ऑफर का नॉलेज नहीं था, उसको ऑफर का नॉलेज नहीं था। ऑफर का नॉलेज होगा उसके बाद में आप एक्सेप्टेंस करोगे ना बेटा, तभी एक्सेप्टेंस, तभी वो ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट बनेगी। देखो ध्यान से सुनो, ऑफर में एक तो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होती है, जिसमें एक पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है या तो टू परफॉर्म समथिंग या नॉट टू परफॉर्म समथिंग, इस इंटेंशन के साथ कि वो दूसरा पर्सन जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करे। फिर आपने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, दो एलिमेंट कल पढ़े थे, कि जो भी पार्टी ऑफर दे वो अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करे फाइनली कि मैं इस चीज का ऑफर दे रही हूँ। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट आज पढ़ा था कि ऑफर में कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं होंगी जिनको फॉलो नहीं करने का मतलब ऑफर एक्सेप्ट करना हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इन चारों पॉइंट में से, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। यदि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो बिना कम्युनिकेशन के, बिना ऑफर के नॉलेज के यदि कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हो सकती, वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हो सकती। वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर का कम्युनिकेशन होना कंपलसरी है। यहां तक कि इन चारों पॉइंट में बताइए, आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं प्लीज बेटा, जवाब दिया करो, यस नो, प्रॉब्लम है तो यस, नहीं है तो बोल दो कि सर नहीं है, तो अकॉर्डिंगली फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आप अच्छे बच्चे हो इसलिए आपको बोल रहा हूं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर एक बार रिपीट कर दो, ठीक है बेटा आर्ची रिपीट कर रहा हूं। कौन सा पॉइंट रिपीट करना है ये बता दो। अच्छा, दिवांशु बोल रहे हैं सर फोर्थ पॉइंट का पैराग्राफ रिपीट कर दो, ठीक है दिवांशु बिल्कुल करूंगा। फोर्थ पॉइंट रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से। चलो, ये स्टूडेंट्स की मांग है कि फोर्थ पॉइंट को रिपीट किया जाए, तो मैं फोर्थ पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, अभी अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑफर, क्योंकि एग्रीमेंट की ट्रांजैक्शन में आने के लिए पहले ऑफर होना कंपलसरी है ना, क्योंकि यदि ऑफर नहीं होगा तो आपकी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट तो कभी नहीं बनेगी, क्योंकि पहले ऑफर होगा, फिर ऑफर की एक्सेप्टेंस होगी, साथ में कंसिडरेशन होगी, तभी जाके आपकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, एग्रीमेंट। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट तब बनेगी सबसे पहले ऑफर तो हो। तो अब अपन ऑफर को स्टडी कर रहे हैं, ऑफर का मीनिंग क्या होता है और ऑफर के क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट था कि ऑफर में एक पार्टी अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करती है किसी दूसरी पार्टी के सामने, इस इंटेंशन के साथ कि वो दूसरी पार्टी भी उसको एक्सेप्ट करे, ताकि हमारी ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट बन जाए। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है, यानी ऑफर टू परफॉर्म समथिंग या नॉट टू परफॉर्म समथिंग हो सकता है। और थर्ड पॉइंट था ऑफर का आप ऐसी टर्म कंडीशन नहीं लिख सकते, जैसे एक जने ने दूसरे जने को ऑफर दिया कि मैं मेरी कार या मैं मेरा लैपटॉप या मैं मेरा मकान आपको इतने रुपए में सेल करना चाहता हूं,
क्या आप परचेज करोगे? और यदि आपको परचेज करना है या नहीं करना, आप 10 दिन में जवाब देना। यदि आपने जवाब नहीं दिया तो ये मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि यदि जवाब नहीं दिया इट मींस एक्सेप्टेंस हो गया। ऐसी कंडीशन यदि ऑफर में लिखते हो तो कंडीशन गलत है। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए ऑफर में कि यदि ऑफर रिप्लाई नहीं करे इट मींस एक्सेप्ट हो गया। रिप्लाई नहीं करे तो रिजेक्ट भी तो हो सकता है। तो ये कभी नहीं लिखोगे आप ऑफर में कि यदि आपने रिप्लाई नहीं किया, यानी ऐसी कोई कंडीशन जिसको फॉलो नहीं करने पर ऑफर को एक्सेप्ट मान लिया जाए, ऐसी कंडीशन आप अपने ऑफर में नहीं रख सकते। और फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि आप किसी को ऑफर देते हो तभी तो कोई एक्सेप्ट करेगा। यदि कोई पर्सन आपके ऑफर के नॉलेज के बगैर आपको बिना ऑफर दिए ही और एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस कहां से हुई? ऑफर दोगे तभी तो एक्सेप्टेंस होगी। क्वेश्चन होगा कोई तभी तो आंसर होगा। क्वेश्चन ही नहीं है, आप आंसर लिखे जा रहे हो तो वो आंसर नहीं हो सकता। वो ठीक, आप अपनी एक तरह से इंफॉर्मेशन लिख रहे हो बट वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कहलाएगा। तो जब तक ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। तो ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। ऑफरी को पहले ऑफर मिले, उसके बाद में फिर वो अपना जवाब दे। बिना ऑफर की नॉलेज के यदि कोई पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि आपके एक्सेप्टेंस की तरह है तो वो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। तो फोर्थ पॉइंट की थ्योरी पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान दें प्लीज। ठीक है, आपके कहने से फोर्थ पॉइंट की थ्योरी दोबारा पढ़ा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। तो इसमें लिखा हुआ है कि एन ऑफर टू बी कंप्लीट, कि ऑफर कंप्लीट तभी होगा, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये कम्युनिकेट होना यानी बताया जाना चाहिए। किसको? तो टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो जिसको आप ऑफर देना चाहते हो उसको ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो देर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। अदरवाइज इसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, क्योंकि जब ऑफर ही नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी। अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड, जब तक कि ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा, देर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट, तब तक इसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, यदि कोई पर्सन के पास ऑफर का नॉलेज ही नहीं है, इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, ऑफर का नॉलेज ही नहीं है, वो यदि उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्टर को कोई राइट नहीं देगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए आपको यानी एक्सेप्ट करने वाले पर्सन के पास प्रॉपर ऑफर होना चाहिए। ऑफर की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। जब ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस ही आपकी नॉलेज में नहीं है तो आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? इसलिए ऑफर का कम्युनिकेशन कंपलसरी है। बिना कम्युनिकेशन ऑफर के एक्सेप्टेंस यदि होगी तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हो सकती। यहां तक बताओ, आप किसी को दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा सकता हूं। नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करें, यस या नो में जवाब दें प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करें। यस सर, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सब लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्ट किया करो बेटा साथ में, ठीक है ना। इंटरेक्ट करोगे ना तो उससे क्या होगा, मुझे ये पता रहेगा कि आपको कहाँ टॉपिक में दिक्कत आ रही है। वैसे तो मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि हर टॉपिक को बिल्कुल जीरो से समझाया जाए, एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। बट फिर भी हो सकता है किसी टॉपिक को मैं जिस वे में डिलीवर करना चाह रहा हूँ को नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप उसी टाइम बोल दिया करो कि सर ये पॉइंट है, प्लीज रिपीट कर दो। मैं बिल्कुल खुशी खुशी से उस पॉइंट को रिपीट करूँ। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा हूं, नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, एक सिचुएशन बता रहा हूँ, दिमाग लगाना। उसमें आप होते तो उस क्वेश्चन का आप क्या जवाब देते? ठीक है, ध्यान देना बेटा प्लीज। एक अनिल नाम का पर्सन है। अब आप यही सोच रहे हो कि सर हर एग्जाम्पल में अनिल और सुनील, ये क्या मेरे फेवरेट नाम, मैं इन्हीं के एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है ना, लगभग ये मान लो मुझे ज्यादा तो नहीं हुए, 12 या 13 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए। मैंने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है तब से मैं अनिल और सुनील के ही एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये अपने ट्रेडमार्क मान लो आप। ठीक है, देखो एक अनिल नाम का पर्सन है, इसके पास एक मकान है, ठीक है, हाउस, और ये इसको सेल करना है, ये इसको सेल करना है। तो इसने अभी एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, इसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, ध्यान देना प्लीज।
न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि मेरा ये मकान है, जैसे मकान नंबर 1, हाउस नंबर 1, XYZ नगर, XYZ नगर जयपुर, कि ये मेरा मकान है हाउस नंबर 1, XYZ नगर जयपुर में, और इस मकान को मैं सेल करना चाहता हूं, इस मकान को मैं सेल करना चाहता हूं, और मेरा जो सेल करने का प्राइस है वो है, सेल प्राइस लगभग, प्राइस है मेरा 60 लाख रुपीज से लेकर के 80 लाख रुपीज तक। आप बताओ कौन कौन खरीदना चाहता है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देना बेटा, अनिल ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि मुझे मेरा मकान सेल करना है, मकान इस लोकेशन पर है, मकान का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, और ये भी बता दिया कि मैं मकान लगभग 60 लाख से 80 लाख के बीच में सेल करने को तैयार, यानी कहीं ना कहीं प्राइस नेगोशिएबल है, प्राइस नेगोशिएबल है। 60 से 80 लाख के आसपास इस मकान की मैं कीमत मान के चलता हूं। ये एडवर्टाइजमेंट अनिल ने किया, तो क्या ये ऑफर है क्या? ये इसको ऑफर बोल सकते हैं क्या? बस आप मुझे इतना सा बता दो, ये जो एडवर्टाइजमेंट है क्या ये ऑफर है क्या? क्या कोई बंदा इसको एक्सेप्ट कर सकता है? अब पब्लिक का कोई भी पर्सन आकर के बोल दे कि हाँ बिल्कुल आपने कहा था ना कि आप मकान सेल करना चाहते हो, तो ये लो, मैं इसको 70 लाख रुपीज में खरीदने को तैयार, तो क्या अब अनिल को सेल करना ही पड़ेगा? ये ऑफर नहीं है बेटा, ये ऑफर नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं है? देखो यहां अनिल का इंटेंशन देखो, आप अनिल का इंटेंशन क्या है? बायर्स ढूंढना। अब मान लो अनिल के पास चार लोग आ गए, अनिल के पास ए, बी, सी और डी, ये चार लोग आ गए, और चारों लोगों ने अनिल को बोला कि मैं आपका मकान, जैसे ए बोल रहा है कि मैं 70 लाख रुपीज में खरीदने को तैयार हूं, बी बोल रहा है कि मैं 75 में खरीदने को तैयार हूं, सी बोल रहा है यार ज्यादा तो क्या, मैं 78 में खरीदने को तैयार हूं, और डी बोल रहा है मैं 80 में परचेज करने को तैयार। ये ऑफर है बेटा, ध्यान देना, ये लोग जो प्राइस कोट कर रहे हैं ना, जैसे ए बोल रहा है अनिल को कि मैं आपका मकान, मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है, आप मकान बेचने वाले हो, मैं आपका मकान 70 लाख रुपीज में खरीदने को तैयार। बी बोल रहा है मैं आपका मकान 75 लाख रुपीज में खरीदने को तैयार। ये ऑफर है, ये जो ए बी सी बोल रहे हैं ना, ये ऑफर है। अब अनिल को एक्सेप्ट करना है कि वो कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करे। अब अनिल को ये देखना है कि वो कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करे। अनिल ने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी ना बेटा, वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन था। उससे आपने इनवाइट किया लोगों को टू मेक ऑफर, क्योंकि वहां आपका फाइनल इंटेंशन। हाँ आप ये बोल देते ना बेटा, ध्यान देना प्लीज, यदि आप ये बोल देते कि ये मेरा मकान है, मैं सेल करना चाहता हूं 66 लाख रुपीज में, एग्जैक्ट बोल दिया आपने, फाइनल सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइनली डिसाइडेड कि मेरा मकान है और मैं इसको 66 लाख रुपीज में सेल करना चाहता हूं, आपने फाइनल एक्सप्रेशन कर दिया, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, कंक्लूसिव एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। हाँ अब कोई भी पर्सन आकर के आपको एक्सेप्ट कर सकता है कि वो आपकी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट थी कि आपका ये मकान और आप 66 लाख में बेचना चाहते हो, और मैं इसको ये लोग खरीदने को तैयार। हाँ फिर ये ऑफर बन जाती है आपकी एडवर्टाइजमेंट। लेकिन जहां पर आपका इंटेंशन फाइनल ऑफर ना होकर के ऑफर इनवाइट करना है, आपने प्राइस वाला जो पॉइंट उसको ब्लैंक छोड़ रखा है। कई बार तो प्राइस लिखते ही नहीं, प्राइस की जगह क्या लिखते थे, नेगोशिएबल प्राइस। तो अब लोग आपको ऑफर देंगे कि वो आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी हमने, आप अपना मकान बेचना चाह रहे हो ना, वो हमने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी, मैं इतने में खरीदने को तैयार। फिर आपको एक्सेप्ट करना है कि आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। तो बेटा ध्यान दो, मैंने आपको दो टर्म जो ए बी और सी डी, इन्होंने जो अनिल को ऑफर दिया है ये ऑफर है, और अनिल ने जो एडवर्टाइजमेंट की थी क्या होगी, ये ऑफर नहीं होगी बेटा, बल्कि इसको अपन क्या कहेंगे, इसको ऑफर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इनविटेशन टू ऑफर।
इनविटेशन टू ऑफर। तो आज आपके सामने दो टर्म है, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर पहले होगा। जैसे एक एग्जांपल और सुनो आप, और आप सच में इस एग्जांपल को समझोगे, मुझे पूरा विश्वास। आप अकाउंटिंग पढ़ते हो ना, और उसमें कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, और आपको ध्यान होगा कंपनी शेयर्स इश्यू करने से पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, अपने बारे में सारी डिटेल बताती है पब्लिक को, और फिर पब्लिक के लोग उस प्रोस्पेक्टस को स्टडी करके ये तय करते हैं कि हमें इस कंपनी के शेयर्स परचेज करने या नहीं करने। यानी पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी, और प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद में पब्लिक के जो पर्सन हैं वो शेयर एप्लीकेशन लगाएंगे। खूब सारी एप्लीकेशंस आती, फिर कंपनी उन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। कई बार होता है ना ओवर सब्सक्रिप्शन, तो आप प्रो रेटा अलॉटमेंट नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं ना, और जो ज्यादा एप्लीकेशन आएगी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो प्रोस्पेक्टस है, ध्यान दें बेटा प्लीज, जो प्रोस्पेक्टस है ना वो इनविटेशन टू ऑफर है, प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं है। और जनरली लोग क्या बोलते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर्स इश्यू करने का ऑफर दिया है। अरे नहीं, ऑफर तो पब्लिक देती है, जो शेयर एप्लीकेशन है ना वो ऑफर है, और जो कंपनी शेयर अलॉट करती है वो एक्सेप्टेंस होती है। जो प्रोस्पेक्टस कंपनी दे रही है बेटा वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है, और जो पब्लिक एप्लीकेशन लगाएगी वो ऑफर है, और फिर कंपनी जिन जिन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगी वो एक्सेप्टेंस है, अलॉटमेंट है। इसी तरह से आप किसी शॉप या कोई शोरूम में गए, और वहां पर कोई ऐसी स्कीम दे रखी डिस्काउंट की कि बाय वन गेट वन फ्री या गेट 50, तो वो ऑफर नहीं है। वो जो एडवर्टाइजमेंट्स वो कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए है, वो ऑफर नहीं है बेटा, वो इनविटेशन टू ऑफर है, कि वो आपको इनवाइट किया कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए। फिर आप उन शोरूम में जाते हैं और बोलते हैं कि सर मैं ये चीज परचेज करना चाहता हूं, इसके साथ में क्या है फ्री दोगे। फिर वो जो शॉपकीपर अपने को सेल करता है वो एक्सेप्टेंस। इन दोनों टर्म्स में फर्क समझिए। तो इनविटेशन टू ऑफर इनिशियल स्टेज है, इनविटेशन टू ऑफर इनवाइट्स द ऑफर्स, और फिर आप एक्सेप्टेंस करोगे फिल्टरिंग करके जो आपको अच्छा लगे। अब यहां पर नील को मकान बेचना है, इसने एडवर्टाइजमेंट किया कि मैं मेरा मकान सेल करना चाहता हूं 60 से 80 लाख रुपीज के आसपास। तो यहां पर आपका प्राइस तय नहीं है, तो प्राइस तय करवाने के लिए आपने ऑफर इनविटेशन दिया है। आप जो जो इंटरेस्टेड बायर्स हैं वो आपको ऑफर देंगे। ए ने ऑफर दिया कि मैं 70 लाख में खरीदना चाहता हूं, बी ने ऑफर दिया कि मैं 75 में परचेज करना चाहता हूं, सी ने ऑफर दिया कि मैं 78 में परचेज करना चाहता हूं, डी बोल रहा है कि मैं 80 में परचेज करना चाहता हूं। तो ये ऑफर है। अब अनिल को इन चारों ऑफर में से कोई एक ऑफर एक्सेप्ट करना है जो इसको सही लगे, जिसमें इसको ज्यादा पैसे मिले, जिसमें इसको ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आप इन दोनों टर्म्स में फर्क को समझे ना, प्लीज बताइए क्या इन इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या फर्क है। तो एक्सेप्टेंस इनविटेशन टू ऑफर की नहीं होती, एक्सेप्टेंस ऑफर की होगी। इनविटेशन टू ऑफर से तो ऑफर इनवाइट होते हैं और फिर आप उनको एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत। चलो तो अब इसको अपन इसकी थ्योरी को स्टडी करते हैं। तभी बोल रहा हूं बेटा लो बहुत इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, एक एक टॉपिक को पढ़ करके चलो, ताकि अपना कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, हर चीज भी एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आज अपना डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। तो इसमें लिखा है कि ऑफर इज द फाइनल, ऑफर जो होगा इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, जो भी टू डू या नॉट टू डू बाय द ऑफर टू द ऑफरी। ऑफर जो होगा वो फाइनल एक्सप्रेशन है, यानी ऑफर में हर चीज डिसाइडेड होगी और फाइनल एक्सप्रेशन है। इफ द ऑफरी एक्सेप्ट द सेम, और यदि ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एग्रीमेंट बनेगा और दोनों पार्टीज के लिए वो बाइंडिंग होगा। ये तो था ऑफर का मीनिंग। लेकिन आगे बताया कि इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट टू इनवाइट द ऑफर्स टू नेगोशिएट द ऑफर। कि जो इनविटेशन टू ऑफर है वो एक्ट है जिससे आप ऑफर्स इनवाइट करते हो, आप नेगोशिएट करते हो।
तो यहां पर आपकी जो फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, लिखा भी आगे, देयरफॉर वेयर ए पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, कि यदि कोई पार्टी अपनी विलिंगनेस को फाइनली एक्सप्रेस करने की बजाय प्रोपोज सर्टेन टर्म्स ऑन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट, आप कुछ टर्म्स बताते हो जो आप नेगोशिएट करना चाहते हो, जैसे आपने प्राइस बता दिया कि मैं मेरा मकान सेल करना चाहता हूं लेकिन 60 लाख से 80 लाख के बीच में, तो आपने कुछ टर्म्स बता दी जिसपे आपको नेगोशिएशन चाहिए। तो ऐसी जो ऑफर है, तो ही डज नॉट मेक एन ऑफर, तो उसको ऑफर नहीं कहेंगे, बट ओनली इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक ऑफर ऑन दोज टर्म्स। तो आपने जो बोला है वो ऑफर नहीं होगा, बल्कि जो दूसरी पार्टी जिनको आपने इनवाइट किया है वो आपको जो नेगोशिएशंस करेंगी वो ऑफर की डेफिनेशन में आए। थर्ड पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ऑर्डर टू एसरटेन वेदर अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, क्योंकि बेटा देखो एक चीज, कोई स्टेटमेंट है वो ऑफर है, इनविटेशन ऑफर है, कैसे पहचानोगे? आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाएगा और पूछ लेंगे कि ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, तो आप क्या चीज देखोगे? आप देखोगे फाइनल विलिंगनेस। यदि उस स्टेटमेंट में कोई फर्दर नेगोशिएशन बाकी नहीं है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, और उस स्टेटमेंट का इंटेंशन एक्सेप्टेंस ही लेना है, तो वो ऑफर है। और यदि उस स्टेटमेंट का इंटेंशन फर्दर नेगोशिएशंस करना है, फर्दर ऑफर्स इनवाइट करना है, तो फिर वो स्टेटमेंट ऑफर नहीं है, फिर वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? इनविटेशन टू ऑफर। थर्ड पैराग्राफ बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू एसरटेन, कि जब ये सुनिश्चित करना हो कि वेदर अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, तो द टेस्ट वुड बी, तो उस टाइम आपको ये चेक करना है द इंटेंशन विद विच सच स्टेटमेंट इज मेड, तो स्टेटमेंट देने वाली पार्टी का इंटेंशन क्या है, क्या वो फाइनल एक्सप्रेशन है, क्या वो फाइनल इंटेंशन है, क्या उसमें फर्दर नेगोशिएशंस नहीं होने। इफ ए पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज द इंटेंशन टू बी बाउंड बाय इट, यदि स्टेटमेंट देने वाला पर्सन का इरादा ये है कि जो मेरे स्टेटमेंट को मान लेगा मैं उससे बाउंड हूं, तो वो ऑफर है। इट मींस उस पार्टी ने उस स्टेटमेंट में फाइनल एक्सप्रेशन किया है। अब यहां पर यदि प्राइस 60 से 80 लाख के बीच में होगा, ये बोला था ना नील ने अपने एग्जांपल में, यदि वो वहां पर 60 से 80 लाख की बजाय डायरेक्ट एक प्राइस लिख देता कि मेरा ये मकान है और मैं 75 लाख रुपीज में बेचना चाहता हूं, ये जो आपका स्टेटमेंट है अभी इनविटेशन नहीं बचा, अभी ऑफर है, क्योंकि आपने हर चीज क्लियरली लिख दिया और आपका इंटेंशन है कि जो भी आपको 75 लाख देने को तैयार होगा आप उसके साथ एग्रीमेंट कर ले, ये ऑफर होगा, क्योंकि यहां आपका इंटेंशन है कि टू बी बाउंड बाय योर स्टेटमेंट। और यदि आपने ये बोला होता कि मैं मेरा मकान बेचने का इरादा रखता हूं लेकिन प्राइस 60 से 80 लाख रखूंगा, अब आपका प्राइस का, अब मान लो कोई 75 में खरीदने को आ भी जाए तो आप बोलोगे ना मैंने तो 80 तक का बोला हुआ है, तो 80 तक मेरा इंटेंशन, यानी यदि प्राइस फिक्स नहीं है तो वहां पर आपका इंटेंशन ऑफर देना नहीं था बल्कि ऑफर इनवाइट करना था। तो आगे यही बोला उसमें, if a person who makes the statement has intention to be bound by it as soon as the other accepts, कि जैसे ही दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा मैं उसको मानने के लिए बाउंड हूं, ये इंटेंशन है तो वो ऑफर है, और अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? इनविटेशन टू ऑफर। कुछ एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना नीचे। फॉलोइंग्स आर नॉट ऑफर्स, ये मैंने आपको कुछ बताए, फॉलोइंग्स आर नॉट ऑफर, ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो ऑफर नहीं है बल्कि ये क्या है? इनविटेशंस फॉर एन ऑफर। जैसे कि ए कैटलॉग ऑफ गुड्स फॉर सेल, आप किसी दुकान में गए तो उनका एक कैटलॉग बना होता है गुड्स का, कि इस गुड्स की ये कीमत है, इस गुड्स की ये कीमत है, ये प्राइस, वो कैटलॉग उन्होंने आपको दे दिया कि सर देख लो हमारी गुड्स की ये प्राइस, फिर आपने उसमें से सिलेक्ट करके बोलते हो ना कि ठीक है आप ये 4 गुड्स दे दीजिए, जो कैटलॉग है वो ऑफर नहीं है, कैटलॉग इनविटेशन टू ऑफर। फिर आप ऑफर प्लेस करोगे, जो आप परचेज ऑर्डर दोगे ना वो ऑफर।
कैटलॉग तो इनविटेशन है। इसी तरह नेक्स्ट, ओनली कोटेशंस देना। कई बार होता है ना, कोई चीज खरीदनी है अपन तो 4-5 लोगों से भाव पूछते हैं कि सर आपकी क्या कोटेशंस है, तो अगले बंदे ने अपनी कोटेशंस दी है कि यदि आप इतनी क्वांटिटी खरीदोगे तो मैं इस प्राइस पर बेच दूंगा। ओनली कोटेशंस यदि कोई दे रहा है तो सिर्फ कोटेशंस देना भी ऑफर नहीं है। अगले ने तो कोटेशंस दे दी, फिर आप परचेज ऑर्डर दोगे, वो ऑफर, फिर वो सेल करेगा, वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना इन पॉइंट्स पर। एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल, अभी अभी आपको बताया था न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना है कि मुझे मेरा मकान बेचना है, इस प्राइस पर बेचना है, तो ये भी इनविटेशन टू ऑफर है। एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन ऑफ गुड्स, कहीं कोई गुड्स की नीलामी होनी है, पब्लिक सेल होनी है, तो न्यूज़पेपर में ऐड आती है, ये पर्टिकुलर गुड्स हैं जिनकी यहाँ पर ऑक्शन होगी और जो भी आना चाहे वहां बोली लगा करके, और जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिल जाएगी। तो ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट भी इनविटेशन है। और एडवर्टाइजमेंट फॉर टेंडर्स, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जिसमें बिड इनवाइट करते हैं, टेंडर इनवाइट करते हैं, तो उसकी भी जो एडवर्टाइजमेंट है, यानी आप इतना मान के चलो एडवर्टाइजमेंट जहां पर भी है लगभग इनविटेशन टू ऑफर है। कारण क्या है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमेशा ऑफर्स इनवाइट करने के लिए होती है, नेगोशिएबल उसमें ऑप्शन होता है। तो ये तो थे इनविटेशन फॉर ऑफर, ये ऑफर नहीं। लेकिन अब जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे ना बेटा, वो ऑफर है, वो ऑफर है। ठीक है, चलो एक बार वृंदा ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। आप कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहे हैं बेटा? लास्ट वाला पैराग्राफ, क्या आपने अभी एक एरो पुट किया था यहाँ पर, ये वाला पैराग्राफ दोबारा रिपीट करना है क्या? चलो मैं बता देता हूं, देखो इसमें ये बताया था, ये जो पैराग्राफ है, मैं इस वाले पैराग्राफ को दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, इस वाले पैराग्राफ को। तो इसमें आपको ये बताया था कि इन ऑर्डर टू एसरटेन, कि यदि आप कोई स्टेटमेंट ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, इस चीज को यदि जानना हो तो सबसे पहले आप उस स्टेटमेंट का इंटेंशन देखिए कि किस इंटेंशन के साथ उस स्टेटमेंट को बनाया जा रहा है। उस इंटेंशन को कवर करने के बाद में ही आप ये तय कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। आगे लिखा है कि इफ ए पर्सन, कि कोई भी ऐसा पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट को करता है, हैज द इंटेंशन टू बी बाउंड बाय इट, और उस स्टेटमेंट देने वाले पर्सन का इंटेंशन है कि वो स्टेटमेंट से बाउंड है, यानी जो ही उसके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा वो उससे बाउंड हो जाएगा, तो फिर वो स्टेटमेंट ऑफर है। यानी फिर उस स्टेटमेंट में हर चीज फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। और जब आपका इंटेंशन, इसलिए द इंटेंशन टू बी बाउंड इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई स्टेटमेंट इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है, वहां पर जो इंटेंशन है उस स्टेटमेंट देने वाली पार्टी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि वेदर अ स्टेटमेंट इज एन ऑफर। ये OER लिखा, इसका मतलब ऑफर, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगी, ये OER है, इसका मतलब है ऑफर, कि कोई स्टेटमेंट ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस स्टेटमेंट देने वाले पर्सन का इंटेंशन। अब जैसे नीचे वाले एग्जांपल्स में देख लो आप, नीचे वाले एग्जांपल्स में लिखा है कि जो कैटलॉग ऑफ गुड्स है, अब कैटलॉग ऑफ गुड्स कभी भी ऑफर नहीं होता, वो एक इनविटेशन है, वो हमारा एक स्टैंडर्ड प्राइस है। नेगोशिएशन करते हैं ना, डिस्काउंट लेना देना होता है, ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं तो प्राइस कम भी लगाते हैं। तो कैटलॉग ऑफ गुड्स किसी को दिखाना ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है कि ये हमारे स्टैंडर्ड प्राइस है। बाकी आप ऑफर दीजिए, ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे तो नेगोशिएशन होता है। तो कैटलॉग ऑफ गुड्स का इंटेंशन ऑफर्स इनवाइट करना, परचेज ऑर्डर्स इनवाइट करना, जो कि ऑफर की डेफिनेशन में कवर हो। इसी तरह से कुछ और नीचे आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ध्यान देना प्लीज। ये कुछ आपको नीचे एग्जांपल्स हैं, हाउएवर द फॉलोइंग आर ऑफर्स, लेकिन ये जो 3 नीचे पॉइंट बताए ना सर, ये ऑफर होंगे। ध्यान से देखना आप, ये 3 इनविटेशन टू ऑफर नहीं, ये जो नीचे 3 पॉइंट आपको दिए हैं ये ऑफर की डेफिनेशन में कवर होंगे। जैसे पहला पॉइंट है ए टेंडर टू सप्लाई गुड्स एट ए सर्टेन टाइम, कोई कंपनी ने बिड इनवाइट की और आपने उसमें बिड लगाई कि ठीक है मैं आपको इतनी क्वांटिटी इस प्राइस पर सप्लाई करने को तैयार हूं, और आपका बिड टेंडर एक्सेप्ट हो गया, तो अब ये ऑफर है। टेंडर लगाना ऑफर है, टेंडर इनवाइट करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दी थी ना, वो इनविटेशन टू ऑफर था।
बात को समझिए। टेंडर के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आई थी न्यूज़पेपर में वो तो इनविटेशन था, और उस एडवर्टाइजमेंट को देख के आपने जो टेंडर लगाया है, बिड लगाई है कि ठीक है मैं आपको इतनी क्वांटिटी इस प्राइस में सेल करने को तैयार, तो वो अब ऑफर होगा, वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर लोन, आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपने लोन एप्लीकेशन बैंक के पास डिपॉजिट की कि मुझे इतना लोन चाहिए, इस इंटरेस्ट रेट पे मैं लेने को तैयार हूं, इस पर्पज के लिए चाहिए, तो ये ऑफर है। अब जैसे आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, यानी बैंक ने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, तो एग्रीमेंट बन जाएगा। और लास्ट है कि जहां ऑक्शन चल रही है, नीलामी हो रही है, और वहां जो आप बिड लगाते हो, वहां जो बोली लगाते हो, तो वो ऑफर है। जैसे आपकी बोली सबसे ज्यादा होगी तो 3 बार बोलेगा ना, वो 3 बार बोलते ही फिर एक वो ऐसे आवाज करता है उसमें को ढोल से या कोई भी ऐसे हमर से, तो वो पर्टिकुलर जो साउंड सिग्नल है वो एक्सेप्टेंस होता है। बेटा ध्यान से देखना कि कौन सा स्टेटमेंट ऑफर है और कौन सा स्टेटमेंट इनविटेशन टू ऑफर है। इसके लिए आपके पास सबसे जरूरी है कि ऑफर वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें आप, ऑफर वो स्टेटमेंट है जिसमें आप अपना फाइनल विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हैं, और जो भी उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगा तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा और आप उसके लिए बाउंड हो। इनविटेशन वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें आप फाइनल एक्सप्रेशन नहीं करते, बल्कि उन स्टेटमेंट का इंटेंशन ऑफर से इनवाइट करना है, और उनमें से फिर जो बेस्ट आपको सूट करेगा वो ऑफर आप एक्सेप्ट करो। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स, इनको क्या बोलते हैं अपन, ऑफर और इनविटेशन। यहां तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बताइए प्लीज, प्लीज जल्दी से बताइए, ताकि फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। क्या यहाँ इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, कंफर्म हो। यहां तक ऑफर का मीनिंग, ऑफर की फीचर्स, और खास करके ये टॉपिक कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर, इनमें किसी टाइप की कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज प्लीज। नो सर, नो प्रॉब्लम, यस बोल रहे हैं सर, नो प्रॉब्लम। शिवानी को भी नो प्रॉब्लम। आर्ची को भी नो प्रॉब्लम। अब एक बात बताओ, अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहां तक कि किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स रिप्लाई दे रहे हैं, तो मैं ये मान लूं कि जो स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं दे रहे उनको प्रॉब्लम है, क्या ऐसा मान लूं मैं? क्या ऐसा मानना वैलिड है कि जो रिप्लाई नहीं दे रहे इट मींस उनको प्रॉब्लम है? क्या ये मानना वैलिड है कि जो कुछ नहीं बोल रहे इट मींस उनको समझ में नहीं आया? नहीं है ना वैलिड, क्योंकि क्या पता समझ में आ गया हो बट ठीक है बोल नहीं रहे। तो यही तो थी एक पॉइंट अपना कि ऑफर में कोई भी ऐसी टर्म्स कंडीशन नहीं होंगी कि जिसको फॉलो नहीं करने का मतलब ये मान लिया जाए कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। ऐसी कोई भी टर्म्स कंडीशन आपके ऑफर में नहीं होगी। चलो अब एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ते हैं अपन, बिल्कुल दिवांशु को भी प्रॉब्लम नहीं, तो एक छोटा सा पॉइंट और स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। देखो ऑफर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर होता है पब्लिक एट लार्ज। जैसे आपने जो ऑफर दिया वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि मुझे मेरा मकान बेचना है, 75 लाख रुपीज में बेचना है, प्राइस भी फिक्स, मकान का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब जो भी खरीदना चाहिए, अब आपने को सुनील, विनोद, ABC फिक्स नहीं है, जो भी खरीदना चाहे मैं बेचने को तैयार। ऐसा ऑफर जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा ऑफर जिसको कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, वो ऑफर कौन सा होगा? तो वो ऑफर होगा आपका जनरल ऑफर। यानी ऐसा ऑफर जिसको कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो ऑफर जनरल ऑफर होता है, क्योंकि वहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन फिक्स नहीं कि उसको कौन एक्सेप्ट करे, उसको कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो जनरल ऑफर की थ्योरी यही कि जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, कि जनरल ऑफर हमेशा पब्लिक एट लार्ज होता है। देयरफॉर एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसका जो केस है ये मैं आपको कल समझाऊंगा, उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक समझा देता हूं। स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया जाता है। जैसे अनिल ने सुनील को ऑफर दिया, या अनिल ने सुनील, विनोद, ABC इन 5 लोगों को ऑफर दिया कि आप 5 में से कोई यदि मेरा मकान खरीदना चाहिए इस प्राइस में तो मैं बेचने को तैयार। यदि ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को
किसी पर्टिकुलर पर्सन को यदि ऑफर दिया आपने, पब्लिक एट लार्ज नहीं दिया, कुछ सिलेक्टेड पर्सन को यदि आपने ऑफर दिया है, तो फिर आपका ऑफर बेटा कौन सा होगा, तो फिर वो आपका ऑफर कहलाएगा स्पेसिफिक ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर में आप फर्क समझना। जनरल ऑफर में ऑफरी डिफाइंड नहीं है, ऑफरी कोई भी हो सकता है, कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। और स्पेसिफिक ऑफर तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया जाता है और वो ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। जबकि जनरल ऑफर में कोई लिमिट नहीं है, कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। एक होता है काउंटर ऑफर। आप बोलोगे सर एक काउंटर ऑफर क्या होता है? बहुत शानदार टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनिल ने सुनील को ऑफर दिया कि भाई मैं मेरा मकान तुझे 75 लाख रुपीज में बेचना चाहता हूं। अनिल ने ऑफर दिया सुनील को कि मैं मेरा मकान 75 लाख रुपीज में आपको सेल करना चाहता हूं। दिया ना ऑफर, ठीक है। सुनील ने वापिस जवाब दिया कि भाई मैं तेरा मकान 70 लाख रुपीज में खरीदने को तैयार। यानी अनिल ने ऑफर दिया था कि मैं 75 में बेचना चाहता हूं। सुनील बोल रहा है यार मैं खरीद तो लूंगा लेकिन मैं 70 लाख में खरीद पाऊंगा, 75 लाख में नहीं। तो ये जो सुनील की रिप्लाई है ये काउंटर ऑफर है। यानी ऑफर के अगेंस्ट में ऑफरी ने एक तरह से कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो क्या कहलाती है, काउंटर ऑफर। यार मैं 75 में तो नहीं 70 लाख रुपीज में खरीदने को तैयार हूं, तू देख ले बेचे तो। अब जो ओरिजिनल ऑफर दिया था 75 लाख वाला वो तो खत्म, अब एक तरह से नया ऑफर एग्जिस्टेंस में आ गया। अब यदि अनिल चाहे तो 70 लाख रुपीज में बेचना चाहता है तो एक्सेप्ट कर ले। तो काउंटर ऑफर का मतलब है ऑफर अगेंस्ट द ऑफर्स। ऑफर्स के अगेंस्ट में जो ऑफर देते हैं वो क्या कहलाता है आपका, वो काउंटर ऑफर कहलाता है। तो देखो काउंटर ऑफर की थ्योरी पढ़ाते हैं कि व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाई, कि जब ऑफरी ऑफर करता है वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड का मतलब कि कुछ कंडीशन लगा करके, यानी जितने का ऑफर दिया था उससे कम ज्यादा की यदि एक्सेप्टेंस होती है तो वो एक्सेप्टेंस क्या कहलाएगी, फिर वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, वो काउंटर ऑफर कहलाएगी। तो इन तीनों टॉपिक को कल और डिटेल में अपन लोग स्टडी करेंगे।